15 साल पहले एक बड़े कसिनो मालिक की हत्या ने 2 मासूम लड़कों की जिंदगी को नर्क बना दिया। एक बना पीड़ित का बेटा जो अपने पिता के खोने के दर्द के साथ जी रहा है, और दूसरा बना कातिल का बेटा जो न चाहते हुए भी खूनी के बेटे के नाम से बदनाम है। सालों बाद किस्मत उन्हें फिर आमने सामने लाती है, एक प्रोसिक्यूटर बनकर और दूसरा इन्वेस्टिगेटर बनकर। लेकिन ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं है, यह है अतीत, नफरत और सच्चाई के बीच फंसा हुआ एक खतरनाक खेल। इस इंटेंस मिस्ट्री और थ्रिलर के बीच क्या ये दोनों एक दूसरे की सबसे बड़ी कमजोरी बनेंगे या एक दूसरे की इकलौती ताकत? जानने के लिए चलिए देखते हैं पूरी कहानी। माना जाता है कि खदानों में 3 चीजें दफन होती है: धातु, पैसा और इंसान। फिर इनके सहारे बन जाती हैं ऊंची ऊंची बिल्डिंगें। दरअसल ये बातें हमें ली चेहा बता रहा है। आगे ली चेहा बताता है, बिल्डिंग की चमक धमक से लोग भूल जाते हैं कि उस बिल्डिंग की नींव किस आधार पर बनी है। वैसे ली चेहा को भी लगता था कि सब कुछ खत्म है। फिर उसकी जिंदगी में एंटर करता है प्रोसिक्यूटर जू, वो भी एक ऐसे प्रपोजल के साथ जिसे चाह कर भी वो इनकार नहीं कर पाता। हाय हेलो एंड नमस्ते, तो लेकर आ गई हूँ आप सबके लिए एक और नया कोरियन बीएल सीरीज। नाम है द प्रोसिक्यूटर्स प्रपोजल। सीरीज के एपिसोड 1 और 2 का हिंदी एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह है। एपिसोड की शुरुआत होती है एक बहुत ही बदतमीज अमीर रईसजादी से, जो ली चेहा के नाम पर गाली बकते हुए ही ऑफिस में एंटर करती है और ली चेहा के सामने आते ही उसके मुंह पर पैसों का बंडल दे मारती है। कहती है, खड़े क्यों हो, अब उठाओ इन्हें। अब जब ली चेहा इन पैसों को समेट रहा होता है तो वो महिला ली चेहा पर शराब डाल देती है। दरअसल वो इस बात पर चिड़ी हुई है कि पैसों के लिए ली चेहा ने उसे सुबह सुबह कॉल क्यों किया था, और धमकी देती है कि अगर दोबारा ऐसा किया तो उससे छुटकारा पाना इस महिला के लिए चुटकी भर का काम है। और फिर जाते जाते इनके बॉस मिस्टर पार्क से भी कह देती है कि हो सके तो अपने लोगों को कुछ सिखाओ। अब यहाँ पर ली चेहा का एक कलीग आकर उसकी मदद करते हुए कहता है, इसके पापा ओशोंग ग्रुप का ओनर है, इसीलिए इतना अकड़ दिखा रही है, जबकि वो खुद एक कसिनो की डायरेक्टर है। अगर वो टाइम पर फाइन भर देती तो यहाँ तक की नौबत ही नहीं आती। वैसे इस फाइन कलेक्शन डिवीजन से छुटकारा पाने के 2 ही रास्ते हैं, या तो प्रमोशन हो जाए या फिर किसी प्रोसिक्यूटर का इन्वेस्टिगेटर बन जाए। बाय द वे, इस पूरे बातचीत में कहीं भी ली चेहा कुछ नहीं कहता। अब जब सब लंच के लिए निकल रहे होते हैं तो ऑन द वे ली चेहा की मुलाकात हो जाती है एक बहुत ही हैंडसम और गुड लुकिंग बंदे से। नाम है प्रोसिक्यूटर जू। पहले तो वो ली चेहा से पूछता है क्या आज वो ड्यूटी पर है। ली चेहा के हाँ कहने पर जल्दी मिलते हैं कहकर प्रोसिक्यूटर जू वहाँ से निकल लेता है। बाय द वे, यहाँ वापस से ली चेहा का कलीग बताता है ये प्रोसिक्यूटर जू साइकोपैथ है, इसीलिए इससे थोड़ा बच के रहना है। पता ही नहीं चलता ये कोई इंसान है या फिर कोई हैंडसम मैनीक्वीन। हमेशा एक अकड़ू सा चेहरा बनाकर घूमता रहता है। ना ही ये स्माइल करता है, ना ही रोता है और ना ही गुस्सा करता है। और इसके पर्सनल लाइफ पर सवाल पूछना सपना ही समझ लो। जब ली चेहा कहता है ये अपने काम में अच्छा है, बस इतना ही काफी नहीं है, तो कलीग बताता है ये प्रोसिक्यूटर जू अपने इन्वेस्टिगेटर का जीना हराम कर देता है। जब ली चेहा कहता है प्रोसिक्यूटर जू स्ट्रिक्ट जरूर है मगर इंसाफ दिलाते हैं, कलीग पूछता है ली चेहा प्रोसिक्यूटर जू को इतना फेवर क्यों कर रहा है, कहीं उसके क्लोज तो नहीं है। ली चेहा कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो प्रोसिक्यूटर जू की रिस्पेक्ट करता है। वैसे यहाँ पर कलीग को इस बात का टेंशन है कि प्रोसिक्यूटर जू यहाँ क्यों आए हैं। अगर उन्हें एक नई इन्वेस्टिगेटर की तलाश भी है तो उम्मीद है उसके और ली चेहा के चुने जाने के चांसेस कम है। क्या है कि सीनियोरिटी के मामले में वो बहुत पीछे जो है। अब रात का सीन, घर लौटने के बाद सबसे पहले तो ली चेहा फ्रेश होता है, फिर दवाई खाता है और सोचने लग जाता है अब प्रोसिक्यूटर जू ने उसे फिर मिलते हैं क्यों कहा। इसी बीच ली चेहा के पास मैसेज आता है, उसका ऑन ड्यूटी प्रोसिक्यूटर चेंज होकर जू टाइसन है। तो अब प्रोसिक्यूटर जू का नाम देखकर ली चेहा को कलीग की वो बात याद आ जाती है कि प्रोसिक्यूटर जू तो साइकोपैथ है। खैर यहाँ पर बैठे बैठे ही ली चेहा झपकी मारने लग जाता है, फिर वो देखने लग जाता है मानो कोई बंदा किसी और का खून कर रहा हो। उसके पलटते ही जब ली चेहा देखता है ये तो उसके पापा है, तो अचानक उसकी नींद भी खुल जाती है। फोन बज रहा होता है और अटेंड करने पर प्रोसिक्यूटर जू बताते हैं एक बॉडी मिली है। बस फिर क्या, अगले ही पल प्रोसिक्यूटर जू और ली चेहा क्राइम सीन पर पहुंचते हैं। यहाँ उन्हें बताया जाता है लाश पर कोई एक्सटर्नल ट्रॉमा का सिम्टम्स नहीं मिला है। आईडी प्रूफ बताता है कि एक रशियन है और कोरिया आए हुए इसे 1 दिन भी नहीं हुआ है। जब प्रोसिक्यूटर जू पूछते हैं मौत की वजह क्या है तो उन्हें बताया जाता है ड्रग पॉइजनिंग की वजह से कार्डियक अरेस्ट। दरअसल जब से यहाँ कैसीनो खुला है ऐसे हादसे इस एरिया में कुछ ज्यादा ही होने लगे हैं। प्रोसिक्यूटर जू जब चेक करता है तो गले पर इंजेक्शन के निशान भी दिखते हैं। तो प्रोसिक्यूटर जू यहाँ पर ली चेहा को इशारा करते हैं आगे का काम वो संभाले। तो अब काफी टाइम लेकर ली चेहा उस बॉडी के मुंह से
प्लास्टिक्स के कुछ टुकड़े निकालता है। प्रोसिक्यूटर जू पूछता है और कुछ, तो ली चेहा फिर से चेक करके बताता है बॉडी में स्क्रैचेस भी हैं। तो इस बार प्रोसिक्यूटर जू ली चेहा से कहते हैं कि वो ली चेहा को यहाँ पर ट्रेजर हंट के लिए नहीं लाए हैं, और वो जो बता रहा है वो तो देखकर ही पता चल रहा है। यहाँ तो कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है जो पता चले। जब ली चेहा कहता है हो सकता है ड्रग इंजेक्ट करने के बाद ही इसकी मौत हो गई हो, तो प्रोसिक्यूटर जू कहता है रशिया से हाँ इतने दूर वो ड्रग लेकर मरने तो नहीं आया होगा। ली चेहा कहता है ऐसा भी तो हो सकता है कि वो ड्रग लेने नहीं बल्कि यहाँ बेचने आया हो और उसका मर्डर हो गया। तो अब की बार प्रोसिक्यूटर जू कहता है बिना किसी सबूत के इस तरह का एनालाइज करना महज इसे एक स्पेकुलेशन माना जाएगा, इसीलिए वो सच सुनना चाहते हैं। अभी इनके बीच ये बातें हो ही रही होती है कि उनकी नजर चली जाती है मीडिया की तरफ, और भीड़ में ली चेहा को एक ऐसा आदमी भी दिखता है जो अपना चेहरा छिपा रहा है। लेकिन फिर इससे पहले कि ली चेहा इस बात पर कुछ सोचे समझे वो आदमी वहाँ से गायब भी हो जाता है। अब डिनर करते वक्त प्रोसिक्यूटर जू को इतना फास्ट खाते देख ली चेहा को बड़ा ऑकवर्ड फील होता है, क्योंकि उसका बोल तो अब भी आधा भरा हुआ है। तो अब प्रोसिक्यूटर जू सवाल करते हैं क्या लगता है ये नेचुरल है या एक्सीडेंटल डेथ है। जब ली चेहा कहता है ड्रग ओवरडोज की वजह से मौत लग रही है, तो प्रोसिक्यूटर जू पूछता है फिर गले के पास जो स्क्रैचेस हैं उसका क्या, और इंजेक्शन के निशान, उसके मुंह से प्लास्टिक के टुकड़े भी तो मिले हैं। अब इससे पहले कि यहाँ ली चेहा कुछ बोल पाए प्रोसिक्यूटर जू कहते हैं एक बार फाइनल ऑटोप्सी रिपोर्ट आ जाए फिर इस पर बात करते हैं। वैसे देखकर लग रहा है कि इन लाशों का ली चेहा पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ली चेहा कहता है जब वो कॉप था ऐसे लाशें उसने बहुत देखे हैं। इस पर प्रोसिक्यूटर जू पूछते हैं वो एक एक्स कॉप है फिर जॉब क्यों छोड़ी। ली चेहा कहता है वो जॉब जमी नहीं और वो कुछ और ही करना चाहता था। तो प्रोसिक्यूटर जू कहता है ये तो शर्म की बात है, एक नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एक सुपरिटेंडेंट भी बन सकता था, कम से कम एक पब्लिक ऑफिशियल ग्रेड 5 के रैंक से तो वो हायर ही रहता। उसने कभी नहीं सोचा था कि ली चेहा इतना बेवकूफ निकलेगा, फिर तो यहाँ आकर उसे अफसोस ही हो रहा होगा ना। अब यहाँ पर प्रोसिक्यूटर जू के सरकाजम को ली चेहा बिल्कुल समझ नहीं पाता, और फिर प्रोसिक्यूटर जू को असिस्ट करने के लिए अपना खाना भी अधूरा छोड़कर उड़ जाता है। अब अगले कट में जब ड्रॉप करने की बारी आती है तो ली चेहा कहता है उसने अपने कॉलेज में प्रोसिक्यूटर जू को लेकर एक आर्टिकल पढ़ा था, तभी से ही उनके लिए उसके दिल में बहुत रिस्पेक्ट है। इस पर पहले तो प्रोसिक्यूटर जू कहता है कि उसने ऐसा कोई काम नहीं किया है, और फिर ली चेहा से पूछता है कि वो कॉप क्यों बना। वैसे अगर कोई उससे ये सवाल करे तो यही कहेगा कि मर्डरर से उसे सख्त नफरत है, और प्रोसिक्यूटर बनकर वो इनको सही सजा दिलवाता है। अब यहाँ पर एक छोटी सी झलक जहाँ पर प्रोसिक्यूटर ली चेहा के पापा से कह रहे हैं बताओ कैसे मारा था तुमने उसे, और ली चेहा के पापा चिल्ला कर कहते हैं उसने मर्डर किया ही नहीं है। प्रेजेंट में प्रोसिक्यूटर जू कहते हैं मैंने नहीं किया, मैं बेगुनाह हूँ, मैंने जानबूझकर उसे नहीं मारा, ये तो एक एक्सीडेंट था। दरअसल बहुत कम मर्डरर्स ऐसे होते हैं जो अपनी गलती मानते हैं। ऑफ कोर्स ये बातें सुनकर ली चेहा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो अब कार से उतरने के बाद वो एक बार सोचता तो है कि प्रोसिक्यूटर जू को थैंक्स कह के मैसेज करेगा, लेकिन फिर इरादा बदल देता है। अगले दिन सुबह जब ली चेहा अपने ऑफिस पहुंचता है तो उसके लिए सबका बिहेवियर बदलता हुआ दिखता है। पहले तो वो खुद भी हैरान हो जाता है कि सब उसे यूं घूर कर क्यों देख रहे हैं। फिर एक कलीग कांग्रेचुलेशन कहते हुए ली चेहा से कहता है बड़े किस्मत वाले हो, सारे सीनियर्स को टपका कर प्रोसिक्यूटर्स के इन्वेस्टिगेटर का जॉब हथिया लिया। दूसरा तो इस बात पर ताना भी मारता है कि कल रात दोनों काम पर भी गए थे ना। लगता है ली चेहा ने इस दौरान प्रोसिक्यूटर जू पर अपना किसी सीक्रेट वेपन का इस्तेमाल किया है। अब जब ली चेहा अपना मेल चेक करता है तो सच में उसके पास अपॉइंटमेंट लेटर आया हुआ है कि उसे प्रोसिक्यूटर जू के इन्वेस्टिगेटर के रूप में अपॉइंट किया जाता है। तो अब अगले ही कट में ली चेहा पहुंच जाता है प्रोसिक्यूटर जू के पास और सवाल करता है वो ही क्यों। प्रोसिक्यूटर जू पूछता है क्यों? इस पोजीशन को पाने के लिए लोग एक दूसरे को मार काट सकते हैं। फिर ली चेहा ने खुद ही कहा था कि वो प्रोफेसर जू का रिस्पेक्ट करता है, फिर अब क्या प्रॉब्लम हो गई, या फिर मर्डर केस को हैंडल करने में उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। और इससे पहले कि ली चेहा और कुछ पूछे, प्रोसिक्यूटर जू कहता है कि उसे अच्छे से पता है ली चेहा एक मर्डरर का बेटा है। अब इस पॉइंट में फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है ली चेहा कह रहा है दुर्भाग्य सांप की तरह होता है, ये चुपके से रेंग कर आता है और स्थिर खड़े इंसान को काट लेता है। दरअसल एक मर्डरर का बेटा होने की कीमत ली चेहा बचपन से ही चुकाते आ रहा है। अक्सर उसने अपने लिए कहते सुना है मर्डरर का बेटा मर्डरर ही होगा। वैसे क्या तुम भी लोगों को मार सकते हो? हमारे करीब मत आना वरना ये बीमारी फैल जाएगी। तुम मर्डरर ली ग्योंग के बेटे हो ना ली चेहा? जरा आंखें देखो इसकी, साफ पता चल रहा है
है, आगे चलकर भी ये भी मर्डरर बनेगा। तो अब ली चेहा हमसे कहता है कि उसने पूरी कोशिश की है ताकि उसका ये दुर्भाग्य उसके भाग्य को निगल न जाए। तो अब प्रेजेंट में प्रोसिक्यूटर जू ली चेहा से सवाल करता है, तुम्हारे पापा ने ही कांग वुसुंग का मर्डर किया था ना? यहाँ जवाब देने से पहले ली चेहा थोड़ा टाइम लेता है और फिर कहता है वो किसी भी तरफ से अपने पापा की तरह नहीं है। वो बेटा हुआ तो जरूरी नहीं कि स्वभाव से भी वो अपने पापा की तरह होगा। इस पर प्रोसिक्यूटर जो पूछते हैं इसका मतलब हुआ कि हम साथ काम कर रहे हैं। वैसे अगर ये तरीका ली चेहा को पसंद नहीं आया तो वो फॉर्मली भी काम के लिए प्रपोजल दे सकता है। तो बताओ मेरे साथ काम करोगे? तो दिखाया जाता है आखिरकार ली चेहा प्रोसिक्यूटर जू के ऑफिस पहुंच गया। यहाँ सबसे पहले उसकी मुलाकात होती है सोंग हानियोल से। दिखता बहुत खुश मिजाज है और ली चेहा से कहता भी है कि लोगों की बातों पर मत जाना। प्रोसिक्यूटर जू से डरने की कोई बात नहीं है। अफवाहें तो बहुत है उनके बारे में, लेकिन स्टाफ्स को लेकर वो बहुत टॉलरेंट है। लेकिन फिर भी कुछ चीजें जान लेना बहुत जरूरी है। उनसे कोई पर्सनल सवाल मत करना और किसी भी चीज को लेकर ज्यादा क्यूरियस मत हो जाना। और हाँ, किसी केस को रिव्यू करना हो तो सबसे पहले उनके फाइल्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लेना, डिटेल्स फाइंड करना और सिमिलर केसेस को एक बार पढ़ लेना। उन्हें हर चीज डिटेल में और क्लियर जानना बहुत अच्छा लगता है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कंफ्यूजन बिल्कुल टॉलरेट नहीं करते। वैसे बातों ही बातों में ये भी पता चलता है कि सोंग और ली चेहा एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं। अब इनके बीच ये दोस्ती यारी वाला मामला चल ही रहा होता है कि वहाँ आ जाते हैं प्रोसिक्यूटर जू और ली चेहा से कहते हैं मेरे केबिन में आकर मिलो। कट टू जब तक प्रोसिक्यूटर जू ऑटोप्सी रिपोर्ट को देखता, ली चेहा सब कुछ डिटेल में बोलने भी लगता है। बॉडी में मेथ नाम के ड्रग का ओवरडोज मिला है और थोड़ी सी निकोटीन की मात्रा भी है। अंदाजा है कि मेथ इंजेक्शन की वजह से ही मौत हुई है। इंजेक्शन के मार्क के साथ साथ प्लास्टिक के टुकड़े मुंह और स्टमक से भी मिले हैं। गले पर स्क्रैचेस के जो दाग है उसकी वजह के पता अब तक नहीं चल पाया। तो प्रोसिक्यूटर जू कहता है कोई सीसीटीवी फुटेजेस नहीं है और इस देश में आने के बाद इसने क्या क्या किया उसका भी पता नहीं चल रहा। तो ली चेहा कहता है एक बहुत बड़ा पॉइंट है, जिसे यहाँ आए एक दिन भी नहीं हुए हैं उसे यहाँ के गलियों और रास्ते के बारे में कैसे पता चल गया और सीसीटीवी को भी वो अवॉइड कर दिया, जबकि यहाँ कैसीनो है इसीलिए चारों तरफ सीसीटीवी मौजूद है। वैसे लास्ट अटैचमेंट को देखकर साफ पता चल रहा है कि ये बंदा यहाँ पर ड्रग बेचने आया था, क्योंकि ड्रग बेचने का तरीका बिल्कुल वैसा है जैसा 80s में फॉलो किया जाता था। सारे एविडेंसेस को देखा जाए तो ये भी निष्कर्ष मिल सकता है उसे यहाँ का रूट्स बताने वाला वही है जिसने ये ड्रग्स खरीदा। तो प्रोसिक्यूटर जू ये सवाल करते हैं इसका मतलब क्या ये हुआ कि ये ड्रग के पैकेट्स निगल कर इस देश में आया था और जानबूझकर इंजेक्शन लिया ताकि उल्टी करके इन पैकेट्स को बाहर निकाल सके। ली चेहा कहता है हाँ, और ये इसके अकेले का काम नहीं है, उसके साथ कोई और जरूर होगा, तभी तो इसका फोन इसके आसपास नहीं मिला। अब जो सामान वहाँ से हमें मिला है उसमें कोई फोन नहीं है, लेकिन हाँ ग्लव्स है। फिर प्रोसिक्यूटर जू पूछता है एक ही ग्लव क्यों, दो क्यों नहीं? तो ली चेहा कहता है जो भी इसके साथ था बारिश हो रही थी और वो जल्दबाजी में था, तो हो सकता है अनजाने में एक गिर गया होगा। तो पूरी बात को सुनकर प्रोसिक्यूटर जू कहते हैं लगता है तुमने अपनी ही एक अलग कहानी रच ली है और अब मुझे मेरा काम भी सिखा रहे हो। अब यहाँ पर प्रोसिक्यूटर जू ली चेहा को अपने तरफ बुलाते हैं और उस पर एक पेन मारने का एक्शन करते हुए पूछते हैं बॉडी में निकोटीन की थोड़ी मात्रा का क्या मतलब है? बिना डरे हुए ली चेहा कहता है हो सकता है उसके बेहोश होने के बाद उसे इंजेक्शन लगाया गया हो। तब प्रोसिक्यूटर जू सवाल करते हैं इस तरह का एटीट्यूड ली चेहा कहाँ से सीखा है? क्या है ना कि वो अपने स्टाफ से ऐसी बातें नहीं करता, लेकिन एक मर्डरर के बेटे से पोलाइटली बात करना उसे जम नहीं रहा। अब इसी बीच बाहर एक लेडी के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। पता चलता है जिस आदमी की मौत हुई है उसके मर्डर के आरोप में इस लेडी के बेटे को पकड़ लिया गया है। अब मम्मी है तो रोकर यही कहती है कि उसका बेटा ऐसा है ही नहीं। अरे वो तो इतना दयालु है कि चींटी तक नहीं मार सकता, भला एक इंसान को कैसे मारेगा? जरूर कोई है जो उसे फंसा रहा है। अब प्रोसिक्यूटर जू के बिहेवियर से साफ पता चलता है कि उसे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। वहीं ली चेहा प्रोसिक्यूटर जू के बातों को याद करता है। एक मर्डरर को लीगल वे से सजा सिर्फ एक प्रोसिक्यूटर ही दिला सकता है। अब इस तरह ली चेहा को खोया हुआ देखकर प्रोसिक्यूटर पूछता है क्यों इस लेडी को देखकर कहीं ली चेहा ये तो नहीं सोच रहा कि उसके पापा भी किसी का मर्डर नहीं कर सकते थे? वैसे क्या पता है केस को हैंडल करने में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है? जिसने खून किया है उसे लेकर कठोर बन जाना और उसके लिए सख्त से सख्त सजा की मांग करना, क्योंकि जब तक ऐसे लोगों को सजा नहीं मिलेगी दुनिया बैलेंस्ड कैसे होगी? अब इस पॉइंट पर जब वहाँ सॉन्ग एंटर करता है तो जू कहते हैं ध्यान रहे इस तरह के लोग बिना परमिशन के यहाँ ऐसे आ न जाए। वैसे आज
के लिए इतना ही रहा, तुम लोग घर जा सकते हो। सुनकर सॉन्ग पूछता है क्या ली चेहा के आने पर उसे वेलकम पार्टी नहीं दिया जाएगा। अब प्रोसिक्यूटर जब बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं तो सॉन्ग कहता है कोई बात नहीं, हम दोनों ही पार्टी के लिए काफी हैं। मगर फिर प्रोसिक्यूटर जू मुझे फॉलो करो कहकर निकल लेते हैं। अगले कट में तीनों को रेस्टोरेंट में देखते हैं। यहाँ सॉन्ग जब खुशी खुशी ली चेहा को मीट खिलाता है, पता चलता है ये तो अनियन है। इस पर प्रोसिक्यूटर जू ली चेहा से पूछता है क्यों, क्या लगा धोखा हो गया। वैसे इस प्याज के टुकड़े ने तो अपने आप को सॉस के आड़ में खुद को छिपाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन पहले ही बाइट में ये पहचान लिया गया। अब ये प्याज जितनी भी कोशिश कर ले लोगों को धोखे का ही एहसास दिलाएगा। वैसे यहाँ पर ली चेहा तो कुछ नहीं कहता, मगर सॉन्ग जो मीट ढूंढने में बिजी है बड़बड़ाता है हर इंसान में ऐसा कोई पॉइंट जरूर होता है जो वो दुनिया से छिपाना चाहता है। अब थोड़ी देर बाद सॉन्ग तो टेबल पर सोया हुआ नजर आता है। वहीं ली चेहा प्रोसिक्यूटर जू से पूछता है क्या जू उन्हें पसंद नहीं करते। इस पर प्रोसिक्यूटर जू सवाल करते हैं कि ली चेहा चाहता ही क्यों है कि वो ली चेहा को पसंद करे। ली चेहा कहता है बस वो इतना चाहता है प्रोसिक्यूटर जू उन्हें इन्वेस्टिगेटर के तौर पर देखे। प्रोसिक्यूटर जू जब पूछते हैं क्या ये ऑर्डर है तो ली चेहा कहता है नहीं, एक रिक्वेस्ट है। तो प्रोसिक्यूटर जू कहता है ली चेहा एक मर्डरर का बेटा होकर भी कितना अच्छा इन्वेस्टिगेटर है, ये जजमेंट तो उनका होना चाहिए। वैसे हाँ, ली चेहा की हिम्मत को तो मानना पड़ेगा, वरना लगा था वो तो भाग जाएगा। वैसे यहाँ ली चेहा खामोश रहता है, लेकिन फिर गलती से उसका पैर प्रोसिक्यूटर जू के पैर को टच कर लेता है। और इससे पहले कि इस पर भी प्रोसिक्यूटर जू कुछ कमेंट करे, वॉशरूम जाना है कहकर ली चेहा ब्रेक लेता है। अब नेक्स्ट कट में बाहर से ली चेहा को आते देखकर प्रोसिक्यूटर जू पूछते वो कहाँ गया था। ली चेहा कहता है आइसक्रीम लाने, उसे सोबर अब जो होना था। अब ज्यों कि सबको घर जाना है तो प्रोसिक्यूटर जू ली चेहा को पहले ही चले जाने के लिए कहता है, क्योंकि उन्हें सॉन्ग को जो संभालना है। अब जब सॉन्ग वहाँ आता है तो देखते हैं सच में उससे तो चला भी नहीं जा रहा। जब प्रोसिक्यूटर जू की नजरें ली चेहा के हाथों पर पड़ती है तो वो अपना एक ग्लव्स खोलकर ली चेहा को दे देते हैं और ली चेहा भी कुछ ज्यादा सोचता नहीं पहन लेता है। अब रात को कुछ सामानों के साथ प्रोसिक्यूटर जू पहुंचता है ली चेहा के घर। कहता है कि एक ही नॉक पर दरवाजा खोल दिया, पहले देखना तो चाहिए था कौन है। पता है ना ऐसे ही कितने बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। बाय द वे जब तक ली चेहा सामान उतारे टेबल पर रखे मेडिसिन के बोतल को प्रोफेसर जू देख लेता है, लेकिन फिर इस सिलसिले में कुछ कहता नहीं, बल्कि ये बोलता है इसमें पिछले 10 सालों के केस फाइल्स हैं, 1 हफ्ते का टाइम मिल रहा है, सबको पढ़ डालना है। जब ली चेहा पूछता है सिर्फ 1 हफ्ते, तो प्रोसिक्यूटर पूछता है क्यों नहीं कर पाएगा। तो प्रोसिक्यूटर के अंदाज में ही ली चेहा जवाब देता है हाँ बिल्कुल, और फिर खुद को कूल डाउन करने के लिए आइसक्रीम खाने लग जाता है। तो प्रोसिक्यूटर जू भी ली चेहा से स्पून लेता है और वो भी आइसक्रीम के बाइट्स लेता है। अब जब फिर से ली चेहा पूछता है वही क्यों, तो प्रोसिक्यूटर जू कहता है क्यों, ली चेहा ने ही तो कहा था उस दिन कि वो रिस्पेक्ट करता है उनका। अब जब प्रोसिक्यूटर जू यहाँ से जाने लगते हैं तो ली चेहा उन्हें रोकने की कोशिश करता है। तो अब की बार प्रोसिक्यूटर जू गुस्से में सीधा ली चेहा का गर्दन ही पकड़ लेता है और फिर ये भी कहता है स्ट्रगल मत करना वरना दबा दूंगा। फिर जबरदस्ती प्रोसिक्यूटर ली चेहा के होठों को काट लेता है और फिर बहुत ही गुस्से से कहता है वो जो कहेगा ली चेहा को बर्दाश्त करना होगा। और फाइनली इसी पॉइंट पर ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मुझे उम्मीद है आपको मेरा हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगले एपिसोड के अपलोड पर आपको मिले नोटिफिकेशन, इसके लिए आप करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक। जल्द मिलते हैं, तब तक गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय।